विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड को आज 35 साल पूरे हो गए, लेकिन मानो इस त्रासदी का शिकार हुए लोगों के जख्म जैसे अभी ताजा ही है और शायद ये कभी भरेंगे भी नहीं, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वो भी किसी भयानक हादसे में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। झीलों के शहर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से जिस समय मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस निकली, उसने रात में सो रहे हजारों लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और जिनकी जान बच गई वो धीरे धीरे तिल तिल कर अब भी मर रहे हैं। इस घटना ने भोपाल शहर को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दिला दी। साल 1984 की 2 और 3 सितंबर की उस मनहूस रात को जिसने भी देखा उसके बारे में सोचकर वो आज भी सिहर उठता है। चारों ओर सड़कों पर पड़ी लाशें, जिनमें कई अपने भी थे। हर तरफ से आ रही चीख पुकार की आवाज गैस पीड़ितों के कानों में आज भी गूंजती है। सड़कों पर कहीं खून की उल्टियां पड़ी थी तो कहीं भीड़ की भागदौड़ में दबकर घायल हुए लोग। इनमें मासूम बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी, लेकिन चाहकर भी कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था। लोग बस इधर उधर भागकर खुद को बचाने की जहदोजहद कर रहे थे। कई घंटों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। आंखों को जला देने वाली और सांसों को रोक देने वाली पिज़्ज़ा में लोग बेहद भागने को मजबूर थे। यकीन मानिए, ऐसा मंजर देखकर भूल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। रात करीब 1:30 बजे से लोगों का हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में ये संख्या इक्का दुक्का थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बढ़कर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों में हो गए। तब कहीं जाकर सरकारी कर्मचारी को गैस त्रासदी की भीषणता का एहसास हुआ। हालात नियंत्रण करने के लिए डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल किया गया, मगर इस जहर के बारे में जाने बिना इलाज मुश्किल था। तब एक सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट की जुबान पर आया मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम। बता दें कि साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे इलाज करने वाले ही उसका स्वाद बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। लेकिन उस रात भोपाल की आबादी में साइनाइड की गैस घुल गई थी। तो जरा सोचिए कि उस रात का मंजर कैसा होगा। पुराने शहर के इस्लामापुर में रहने वाले वसीम अहमद ने उस रात की आप बीती हुई सुनाई। उनका कहना था कि वो रात किसी कयामत से कम नहीं था। उस रात के बारे में बताते हुए वसीम ने कहा कि त्रासदी वाली उस रात को मैं ही क्या, कोई भी गैस पीड़ित भूल नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता वो रात मुझ पर ही सबसे ज्यादा भारी थी। उस रात का शिकार हुआ हर शख्स अपना एक अलग रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुना सकता है जो उस पर बीता है, क्योंकि वो रात किसी कयामत प्रलय से कम नहीं था। वसीम ने बताया कि मुझे अच्छे से याद है कि उस रात घर के पड़ोस में शादी थी। इस पर मैंने सोचा कि शायद पड़ोसी खाने में चौंक लगा रहे होंगे जिस पर घास उड़ रही है। मैंने सोचा चलो पानी से धो लेता हूँ, तकलीफ ठीक हो जाएगी। वसीम ने बताया कि वो कुछ ही देर पहले नीली टॉकीज से नाइट शो देखकर अपने घर लौटा था। उस समय तक बाहर किसी भी तरह की गंध या आंखों में जलन महसूस नहीं हुई। ये घर आने के कुछ देर बाद शुरू हुई, इसलिए पहला अंदाजा पड़ोस में होने वाली शादी पर गया। उस समय आंखों में बहुत तेज जलन हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जलन जीवन भर की सजा बन जाएगी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। करीब 1 बजे रात से शुरू हुई आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ अब बेतहाशा हो चुकी थी। वसीम अब बेसुध होने की स्थिति में थे। घर के बाहर निकलकर देखते हैं आसपास के लोगों की हालत बहुत खराब थी। वसीम इस
वक्त एक ऐसे दुश्मन की गिरफ्त में थे जो उनकी आंखों के सामने नहीं था और हर पल उन्हें मौत की ओर धकेल रहा था। वसीम ने वैसुद हालत में उस जगह को छोड़कर कहीं भाग लेने में ही भलाई समझी। घर से निकलकर कहीं दूर निकल जाने का फैसला लेने तक वसीम पूरी तरह निढाल हो चुके थे। फिर भी अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर सड़क पर निकल आया। कभी चलता, कभी भागता, तो कभी सड़क पर पड़े बेसुध लोगों से या शायद लाशों से टकरा कर गिर जाता। बाहर के नज़ारे को देखकर वसीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पूरे शहर को हो क्या रहा है। वसीम के मुताबिक वो इतवार के रास्ते होते हुए शाहजहानी पार्क की ओर पहुंच गया। यहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए आया था, लेकिन सामने पार्क में दिखता है कि चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी थी। ये मंजर देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सड़क पर घिसटते घिसटते मौत से जंग लड़ते हुए रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। खुशकिस्मती से सामने एक ट्रेन खड़ी थी। गिरते पड़ते वो उसमें सवार हो गया। वसीम का कहना है कि इसके बाद वो बेहोश हो गया। होश आया तो किसी अस्पताल के पलंग पर पड़ा था। पड़ोस में खड़ी एक नर्स से पूछने पर उसने बताया कि आप होशंगाबाद के सरकारी अस्पताल में हैं। शायद रेल कर्मियों ने आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया था। आप जिंदा थे इसलिए आपको अस्पताल लाया गया। वहाँ करीब एक सप्ताह तक उनका इलाज चला। फिर कहीं जाकर वो अपने घर लौट पाए। वसीम कहते हैं कि शायद ये उनकी खुदकिस्मती थी जो बेसुध अवस्था में भी वो भोपाल से दूर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उस रात शहर के हर शख्स की ऐसी किस्मत नहीं थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के ठीक सामने बसा है जेपी नगर। ये वही इलाका है जो जहरीली गैस से सबसे ज़्यादा, सबसे पहले और सबसे बाद तक प्रभावित रहा। यहाँ रात 12 बजे के बाद भी भगदड़ शुरू हो गई थी। कई लोग मर चुके थे, कई मरने की कगार पर थे। जो बच गए थे वो उस जगह को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी भीड़ में हाजरा बीवी थी जो अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाए दौड़ी चलाए जा रही थी। कुछ भी समझ ना पाने की स्थिति में पहुंच चुकी। हाजरा सिर्फ भाग रही थी, आंखों की जलन और गले की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गिरते पड़ते अपने घर और बस्ती से दूर निकल आई। मिचमिचाती आंखों से हाजरा कभी अपने मासूम बेटे का चेहरा देखकर परेशान हो जाती तो कभी कांपते हाथों का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करती। हाजरा थक चुकी थी और एक जगह लड़खड़ा कर बैठ गई। घर से बेसुध होकर निकली हाजरा अब सोचने समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हो क्या रहा है। होश वापस आ रही थी, तभी अचानक ख्याल आया, हाय बड़ा बेटा तो घर पर ही रह गया। अब हाजरा मौत से भी बदतर महसूस करने लगी। भागते चीखते लोगों की भीड़ के बीच हाजरा ने वापस जाने की ठानी। होश जैसे तैसे वापस लौटे ही थे कि सिर पर जुनून सवार हो गया। बेटे को वहां छोड़कर मरने नहीं दे सकती। लड़खड़ाते कदमों और अंधेरी रात में अपने बेटे को वापस लाने की जिद ठान चुकी हाजरा वापस लौट रही थी कि अचानक लगा पूरी जमीन घूम गई। आवाजें धीमी पड़ने लगी। हाजरा बेहोश हो गई। कोई रो रहा था, शायद गूंजती हुई रोने की आवाज हाजरा के कानों से टकरा रही थी। आंख खुली तो कुछ उजाला हो चला था। हाजरा ने जहां सोचना बंद किया था, आंखें पूरी भी नहीं खुली थी कि दिमाग फिर वही था। झटके से खड़े हुई और वापस उसी रास्ते पर दौड़ी जहां से मौत ने उन्हें दौड़ना शुरू किया था। हाँफती कांपती हाजरा अपने झोपड़े का सामने थी। दिमाग सुन्न हो चुका था, हवास खो चुके थे। हाजरा अंदर पहुंची। बेटा जमीन पर आंधे पड़ा था। हाजरा को सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने हाथों के सहारे से बेटे को जमीन पर औंधा पड़ा महसूस किया। किसी तरह बेटे को सीधा किया। बेटे के मुंह पर हाथ फेरा तो उसके मुंह से कुछ गाढ़ा सा झाग निकल रहा था, जिससे हाजरा का पूरा हाथ सन गया। बेटे के मुंह से ये क्या निकल रहा था जो वो देख भी नहीं पा रही थी। उस समय मानो हाजरा को बस मौत ही नहीं आ रही थी। वो पागलों की तरह चीखने लगी,
रोती बिलखती हाजरा समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करो। किसी से पूछती भी तो वहां था ही कौन बताने को। वैसे उस रात मौत ने भी अपने सारे पत्ते नहीं खोले थे। कुछ चाले चली जाना अब भी बाकी थी। बंद गले से ही चीखती चिल्लाती हाजरा को ये खुशी थी कि वो किसी तरह उस समय तक तो अपने घर पहुंच गई जब उसके बच्चे की सांसें रुकी नहीं थी। हालांकि उस वक्त तक बेटे की रग रग में MIC का जहर घुल चुका था। जैसे कि हमने आपको बताया कि मौत ने अभी अपने सारे पत्ते खोले नहीं थे। हाजरा वी के उस बेटे ने 8 साल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। इस दौरान गुजरा हर पल वो दिल तिल तल करके मरता रहा। फिर एक दिन वो अभागा आखिरकार टूट गया। जिंदगी और मौत के इस खेल में उसने हार मान ली। हाजरा बी का कहना है कि मैंने अपने बड़े बेटे को इतनी तकलीफ में देखा है कि जब उसकी मौत हुई तो मैं दुखी होने के बजाय खुश थी, ये सोचकर कि मरने के बाद उसके चेहरे पर तकलीफ के कोई भाव नहीं थे। यानी मरकर वे अपनी तकलीफों से आजाद हो गया था। अब हाजरा अपने छोटे बेटे के साथ शहर के उसी JP नगर में रह रही है, लेकिन उनके जख्मों पर आज भी कोई पर्याप्त मरहम लगाने वाला हाथ नहीं बढ़ा। ये सिर्फ वसीम और हाजरा की कहानी नहीं है, बल्कि उस रात भोपाल में सांस लेने वाले हर शख्स की कहानी है। कुछ लोगों पर शायद इससे थोड़ा कम गमों का पहाड़ टूटा था, तो कुछ पर इससे कहीं ज्यादा। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उस रात मारे गए हजारों लोगों में करीब 400 लोग तो ऐसे थे जिनकी शिनाख्त करने वाला ही कोई नहीं था। यानी उनकी शिनाख्त करने वाला भी उस रात अपनी जान गंवा चुकी थी। इसके अलावा शहर के लगभग हर मुख्य मार्गों और चौराहों पर गुमशुदा लोगों के सैकड़ों हजारों फोटो छपे थे, जो कई महीने वहां छापे रहे। हालांकि इनमें से कुछ तो अपने घर लौट आए, लेकिन कई लोग के रिश्तेदार आज भी अपनों की तलाश में जुटे हैं। पता नहीं वो कभी घर लौटेंगे या नहीं। घटना के बाद पीड़ितों को लाखों आश्वासन दिए गए। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी होने के कारण दुनिया भर के लोगों और कई देशों ने मदद राशि भोपाल को दी थी। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि घटना से आहत होकर दुनिया भर के कई मजदूरों तक ने अपनी एक दिन की मजदूरी भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए भेजी थी। लेकिन पीड़ित आज भी इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। बीच में कई बार फाइलें भी सरकी, कई लोगों का मुआवजा भी मिला और कई दफा इसे लेकर प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन जो जख्म पीड़ितों को मिले थे उन पर अब तक पर्याप्त महरम लगाने को कोई हाथ नहीं बढ़ा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।